इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। और इस वक्त की ताजा खबर यह है कि काबुल पर कब्जे के 23 दिन बाद अब से थोड़ी देर पहले तालिबान ने अफगानिस्तान में इंटरिम गवर्नमेंट के गठन का ऐलान किया है। तालिबान की सबसे ताकतवर कौंसिल रहबरी शूरा के चीफ मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को वर्किंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, जबकि 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मौलवी हनफी को वर्किंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। इसी तरह पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम हक्कानी नेटवर्क का चीफ मोस्ट वांटेड टेररिस्ट सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान की सरकार में अफगानिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर होगा, यानी होम मिनिस्टर। एक और मोस्ट वांटेड आतंकवादी खलील हक्कानी को रिफ्यूजी मिनिस्टर बनाया गया है। यह वो हक्कानी संगठन है, यह वो आतंकवादी संगठन है जिसे यूएन, अमेरिका के साथ साथ इंडिया ने बैन किया हुआ है। तालिबान के फाउंडर मुल्ला अमर का बेटा मोहम्मद याकूब अब अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बना है। अमीर मुत्तकी को विदेश मंत्री का चार्ज सौंपा गया है। शेर अब्बास साइंजकई को उप विदेश मंत्री बनाया गया, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर। मुल्ला हिदायतुल्लाह तालिबान की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बना है और तालिबान का ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन जबीउल्लाह मुजाहिद भी डिप्टी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना है। इंटरिम गवर्नमेंट देखने से पता चलता है कि पश्चिम पख्तून कबीलों और पूर्वी अफगानिस्तान की कबीलों के बीच एक तालमेल, एक समन्वय बिठाने की कोशिश की गई है। और दूसरी बात है कि इस कैबिनेट पर पाकिस्तान की आईएसआई की छाप भी नजर आती है। आईएसआई के चीफ हामिद फैज आज भी काबुल में थे और उनके करीबी लोगों ने दावा किया कि अफगानिस्तान की केयरटेकर सरकार बनाने में उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। अलग अलग कबीलों के लीडरों के बीच में जो मतभेद थे उन्हें मिटाने का दावा आईएसआई चीफ ने किया। लेकिन तालिबान को समझ आ गया कि अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की दखलंदाजी को पसंद नहीं करते। इसीलिए आज तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान का तालिबान पर असर होना महज अफवाह है, लेकिन यह सच नहीं है। तालिबान का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है और अफगानिस्तान के लोग इस रिश्ते से कितने नाराज हैं, इसके सबूत आज काबुल से लेकर हेरात तक दिखाई दिए। अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान और तालिबान के नेक्सस को बेनकाब कर दिया। इससे नाराज तालिबान के लड़ाकों ने आम अफगानियों पर गोलियां बरसाई। पिछले 22 दिन से इंसानियत और अमन चैन की बात करने वाले तालिबान का आज असली चेहरा एक बार फिर सामने आया। आज तालिबान के लड़ाकों ने 15 मिनट तक नॉन स्टॉप फायरिंग की। पंछी वैली की तरह आज काबुल की सड़कों पर गोलियां चली। तालिबान ने गोलियां इसलिए चलाई क्योंकि अफगानी लोग अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखलंदाजी का विरोध कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पंजशीर में पाकिस्तानी एयरफोर्स की बमबारी पर ऐतराज जता रहे थे। हजारों की संख्या में लोग काबुल की सड़कों पर निकले। बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग पाकिस्तान के खिलाफ हुए इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। सामने तालिबान के हथियारबंद लड़ाके थे, लेकिन अफगानी लोग डरे नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तालिबानियों की आंख में आंख डालकर कहा कि पाकिस्तान की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तालिबान के सिक्योरिटी गार्ड्स की धमकी का, चेतावनी का प्रोटेस्टर्स पर कोई असर नहीं पड़ा तो तालिबान ने फायरिंग शुरू कर दी। काबुल में आज इतनी गोलियां चली, इतनी फायरिंग हुई जितनी 15 अगस्त के दिन तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद भी नहीं हुई थी। यह फायरिंग काबुल के लोगों को डराने के लिए की गई। आज अफगानिस्तान की सड़कों पर काबुल की जनता उतरी थी, उसने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के खिलाफ भी स्लोगन लगे, लेकिन तालिबान को अपने दोस्त पाकिस्तान के खिलाफ ये नारे, ये आवाजें पसंद नहीं आई।
इसलिए उसने वही काम किया जो उसकी फितरत है। आज एक बार फिर तालिबान का वो चेहरा सामने आया जिसके लिए वो पूरी दुनिया में बदनाम है। काबुल में तालिबान के लड़ाकों ने आज बुजुर्गों को पीटा, महिलाओं पर हाथ उठाया, विरोध की आवाज को गोली बंदूक के दम पर दबाने की कोशिश की। जो टीवी रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन फील्ड में थे, प्रोटेस्ट की तस्वीरें कैप्चर कर रहे थे, उन्हें हॉस्टेज बना लिया, कई घंटे तक जेल में बंद रखा। जब इससे भी काम नहीं चला तो फिर सैकड़ों महिलाओं को बंद कर दिया गया, गेट पर ताला लगा दिया और गोलियां चलाई। ये बताने की जरूरत नहीं, ये वो तालिबान है जिस पर पाकिस्तान का असर है, जिसे पाकिस्तान ने तैयार किया है, जो पाकिस्तान में आतंकी जमीन पर पैदा हुआ, पाकिस्तान जिसकी हिमायत करता है, जिसकी नई सरकार में पाकिस्तान का दखल है, जिस तालिबान की तारीफ में पाकिस्तान के मंत्री, वहां के वजीर आजम कसीदे पढ़ते नहीं थकते। लेकिन आज अफगानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। काबुल की सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग उतरे। पंजशीर पर तालिबान के कब्जे के लिए पाकिस्तान ने जो हवाई हमले किए थे उसे लेकर विरोध चला। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, आजादी की बात की, लेकिन तालिबान ने जवाब में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। शुरुआत में प्रोटेस्ट नॉर्थ काबुल में हो रहा था, इसके बाद सेंट्रल काबुल तक भी तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद होने लगी। धीरे धीरे पाकिस्तान एम्बेसी के सामने भीड़ जमा हो गई। महिलाओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। हैरानी की बात है कि तालिबान के लड़ाके जो छोटी छोटी बात पर गोली चला देते हैं, सड़क पर सरेआम कत्ल कर देते हैं, अफगानिस्तान की महिलाएं उनसे डरी नहीं। जो नॉर्दर्न अलायंस इस वक्त तालिबान का सबसे बड़ा दुश्मन है, अफगानिस्तान की औरतों ने उस नॉर्दर्न अलायंस का काबुल की सड़क पर तालिबान के सामने खड़े होकर सपोर्ट किया। महिलाओं का कहना था कि काबुल में पाकिस्तान की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे, खासकर पाकिस्तान की तरफ से पंजशीर में रेसिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ, अहमद मसूद की फोर्सेस के खिलाफ जो ड्रोन अटैक हुए, जो हवाई हमले हुए, उसे अफगानिस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन चूंकि तालिबान के लड़ाकों के सामने ही पाकिस्तान की बुराई हो रही थी, इसलिए यह विरोध मार्च तालिबान को पसंद नहीं आया और देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलीबारी के बाद भीड़ बिखरने लगी। कुछ वक्त के लिए लोग सड़कों से हट गए, लेकिन काबुल के खैरखाना इलाके में जिस वक्त हवाई फायरिंग हो रही थी, तब कुछ लोग तालिबान के लड़ाकों के सामने आ गए और कहने लगे, अगर मारना है तो फिर हमारे सिर पर गोली मारो, क्योंकि वो डर कर नहीं भागेंगे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई काम नहीं है। पाकिस्तान की सरपरस्ती किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद सामने खड़े तालिबानी ने जेब से पिस्तौल निकाली और भीड़ को हटाने के लिए हवाई फायर किया, लेकिन भीड़ उसकी तरफ बढ़ती चली गई। इसी दौरान तालिबान के कुछ और फाइटर्स वहां पहुंचे। उन्होंने जबरदस्ती प्रोटेस्ट करने वालों को हटाने की कोशिश की। जो नहीं भागा उसे पकड़ लिया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ और पंजशीर के लड़ाकों के सपोर्ट में, एनआरएफ के सपोर्ट में नारे लगाना जारी रखा। काबुल से आज जितनी भी तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी, चिंता पैदा करने वाली थी, क्योंकि आज न सिर्फ तालिबान ने महिलाओं के सामने गोलियां चलाई, बल्कि कई महिलाओं की पिटाई भी कर दी। किसी को लोहे के रॉड से मारा तो किसी को बंदूक के पट से मारा। जो लोग कहते हैं कि तालिबान बदल गया है, दुनिया को तालिबान का सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें आज की तस्वीरें देखनी चाहिए। ये बात सही है कि तालिबान बदला है,
क्योंकि पहले तालिबान चाबुक से मारता था, कोड़े लगाता था, अब नया तालिबान है तो लोहे की रॉड का इस्तेमाल करता है, निहत्तों को मेटल रॉड से पीटता है। आज जब महिलाएं सड़कों पर निकली थी तो उनके हाथ में सिर्फ पोस्टर बैनर थे। वो तो दुनिया के सामने अपने हालात बयान करना चाहती थी। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने के लिए वो सड़कों पर उतरी थी, आवाज बुलंद कर रही थी, लेकिन तालिबान ने इन महिलाओं को बुरी तरह पीटा। ये महिलाएं करदान यूनिवर्सिटी के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी। तालिबान ने इन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन जब इन्होंने विरोध किया तो तालिबान ने महिलाओं पर हाथ उठा दिया। और जब इतने से मन नहीं भरा तो कई महिलाओं को गन पॉइंट पर लेकर उन्हें एक बिल्डिंग के बेसमेंट में कैद कर दिया। काफी देर तक महिलाएं इसी तरह खौफ और दहशत के माहौल में रहीं। उन्हें नहीं पता था कि अगले पल उनके साथ क्या होगा। हालांकि कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने तालिबान के इस शराफत के नकाब को उतारने का फैसला किया। उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो पाता, एक तालिबानी वहां आया, कैमरे पर हाथ मारा और रिकॉर्डिंग बंद कर दिया। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि महिलाओं ने तालिबान के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया था। ये महिलाएं आज जान हथेली पर लेकर घरों से बाहर निकली थी। बच्चों से कहकर आई थी कि जिंदा वापस आएंगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सामने तालिबान था। इसीलिए काबुल की गलियों के बीच जब महिलाएं अपने हक और हुकूक की मांग को लेकर आगे बढ़ रही थी तो तालिबान ने इन्हें रोकने की पुरजोर कोशिश की। 10 मीटर से भी कम फासला था। महिलाओं के ठीक सामने तालिबान ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन महिलाओं ने नारे लगाने बंद नहीं किए, उनके कदम रुके नहीं। क्या पंजशील अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या पंजशील में जो लोग लड़ रहे हैं वो आपके भाई नहीं हैं? आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? आप क्यों हथियार उठाकर उनकी मदद के लिए नहीं जा रहे हैं? क्यों पाकिस्तान को हमारे मुल्क में आने दिया? क्यों हमारे मुल्क को बेच रहे हो? अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करो। हमारे नामो निशान मिट रहे हैं, फिर भी सब चुप क्यों बैठे हैं? खुदा के वास्ते सब उठ जाओ, हथियार उठाओ और अपने भाइयों के साथ जाकर लड़ो। अपने मुल्क को वापस ले लो तालिबान से, इस पाकिस्तान से। तालिबानी अफगानी नहीं है, वो पाकिस्तानी हैं, ISI के लोग हैं। तालिबान औरतों को उनके हक देने की बात कर रहा था, लेकिन तालिबान की सरकार ने महिलाओं को कोई जगह नहीं दी। आज काबुल की सड़कों पर अफगान महिलाओं ने अपने हकों की मांग की, फ्रीडम और लिबर्टी के नारे लगाए। इसी तरह काबुल के करते परवान इलाके में भी प्रोटेस्ट हुआ। यहां पाकिस्तान की एम्बेसी है। शुरुआत में जो क्राउड सैकड़ों की संख्या में था, वो थोड़ी देर में हजारों की भीड़ में कन्वर्ट हो गया। महिलाओं के साथ साथ कई पुरुष भी प्रोटेस्ट में शामिल होने लगे। ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, लेकिन तालिबान ने फायरिंग करके लोगों को डराने की कोशिश की। इसी तरह के प्रोटेस्ट काबुल के साथ हेरात प्रोविंस में भी हुए। कुछ जगहों पर तालिबान के लड़ाकों ने प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर लिया, उन्हें किसी अननोन लोकेशन पर ले गए, लेकिन ऐसे एक्शन के बाद भी महिलाएं डटी रहीं। उनका कहना था अफगानिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान की मौजूदगी सहन नहीं की जाएगी।
असल में पहले तो सिर्फ नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं को यह शक था कि पंजशीर घाटी में तालिबान को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी फौज के लिए रास्ता बनाने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बमबारी की, इसलिए अफगानिस्तान के लोग खामोश थे। लेकिन कल जब पाकिस्तान के मिनिस्टर शेख रशीद ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि बीती रात पंजशीर वैली में पाकिस्तानी जंगी जहाजों ने सूरत हाल तब्दील कर दिया, जब उन्होंने कहा कि पंजशीर में पाकिस्तान ने तालिबान के लिए रास्ता बनाया और अब पंजशीर पर तालिबान का कब्जा हो गया है, शेख रशीद के इस बयान से अफगानिस्तान के लोगों का शक यकीन में बदल गया और आज सुबह होते ही लोग पाकिस्तान की मुखालफत करने के लिए काबुल की सड़क पर उतरे। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तानी दखल का विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते उनके मुल्क में, उनके मामलात में पाकिस्तान अपनी टांग अड़ाए, लेकिन पाकिस्तान अब खुलेआम ऐलान कर रहा है और बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान तालिबान की मदद करेगा। अफगानिस्तान में सरकार पाकिस्तान की फौज की मदद से बनेगी और पाकिस्तान की फौज के इशारों पर चलेगी। की सूरत पर गहरी नजर रखे हुए हैं, खास तौर पर अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद जहां सूरत हाल अमन और इस्तेकाम का एक मौका फराहम करती है, वहीं ये मजीद खतरात और मुश्किलात का पेश खैमा भी साबित हो सकती है। हम अफगानिस्तान के बरादर अवाम की सलामती और तरक्की के लिए ख्वाहिशमंद हैं और ये तवक्को रखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत खित्ते और दुनिया की बड़ी ताकतें अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगी। इस बात में कोई शक नहीं कि 1979 से अफगानिस्तान के अवाम ने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। हम जंग की तबाहकारियों और इसके नतीजे में पैदा होने वाले अफगान भाइयों की मुश्किलात और दुख दर्द से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि इस दर्द को महसूस भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी कौम हमेशा की तरह आज भी अपने अफगान भाइयों के साथ खड़ी है और इसके साथ साथ हम ये भी तवक्को करते हैं कि दुनिया इस मुश्किल घड़ी में अफगान कौम को तनहा नहीं छोड़ेगी और ना किसी इंसानी बहरान का शिकार होने देगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान दुनिया से हर मुल्क से ताउन करने के लिए तैयार है। असल में पाकिस्तान ने बार बार ये इंप्रेशन देने की कोशिश की है कि अफगानिस्तान में तालिबान सिर्फ चेहरा है, तालिबान के पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान की फौज है, ISI है। पाकिस्तान दुनिया को बताने में लगा है कि तालिबान को काबुल तक पहुंचाने में उसका बड़ा रोल है, उसकी फौज का रोल है। तालिबानियों के हाथों में बंदूकें भले अमेरिकी हों, लेकिन तालिबानी लड़ाकों को उन बंदूकों को चलाने की ट्रेनिंग पाकिस्तानी फौज ने दी। तालिबान को सारी रसद, खाद, पानी पाकिस्तान से मिला। पाकिस्तान के मिनिस्टर साफ कह रहे हैं कि तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, उसके लीडरान को पढ़ाया लिखाया, हथियार दिए और पैसा दिया। ISI के चीफ ने काबुल पहुंचकर यह बताया कि वो वहां सरकार बनवाने आए हैं और आज हक्कानी नेटवर्क के दो लोग अफगानिस्तान में सरकार में नजर आए। ये बात प्रूव भी हो गई। पाकिस्तान के नेता ये दावा करते रहे कि पंजशीर में तालिबान को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कवर दिया। पाकिस्तान ने ही दावा किया कि अहमद मसूद की फौज पर हमले पाकिस्तान ने करवाए और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। इसीलिए अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से नाराज हैं, तालिबान से नाराज हैं और आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब सवाल यह कि पाकिस्तान को तालिबान की मदद करने से क्या फायदा? तालिबान पर अपना कंट्रोल दिखाकर पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है? पाकिस्तान हासिल करना चाहता है भारत के मुकाबले वन अपमैनशिप। अब तक भारत का अफगानिस्तान की रीबिल्डिंग में बड़ा रोल रहा है। पाकिस्तान हाशिए पर था, अब मौका मिला तो पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर तालिबान को ताकत दे रहा है जिससे भारत के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जा सके। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान की कोशिश है कि तालिबान की मदद से कश्मीर में माहौल खराब किया जाए। अपने इस मंसूबे का सबूत भी पाकिस्तानी जनरल ने दे दिया। जनरल बाजवा ने अफगानिस्तान और तालिबान का जिक्र करने के बाद कश्मीर का नाम लिया, कश्मीर में गड़बड़ी करने के इरादे जाहिर कर दिए। अब पाकिस्तान सैयद अली शाह गिलानी की मैयत को मुद्दा बनाकर अफवाहें फैलाकर कश्मीर आवाम को, कश्मीर की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहा है। मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के दरमियान कश्मीर का मसला
कलीदी हैसियत रखता है। हम कश्मीर के बारे में हिंदुस्तान के 5 अगस्त 2019 के तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इकदाम को रद्द करते हैं जो तमाम बैनुल अक़वामी असूलों के मुनाफी हैं। हम कश्मीरी अवाम के जज्बा हुर्रियत, शहीदों की कुर्बानियों और ख़ास तौर पर सैयद अली गिलानी की तवील और अजीम जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि हम हर सतह पर अपने कश्मीरी भाइयों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। जनरल बाजवा के बयान में कश्मीर में माहौल खराब करने की पाकिस्तान की लेटेस्ट साजिश का राज छुपा है। जनरल बाजवा सैयद अली शाह गिलानी की मौत का जिक्र क्यों कर रहे हैं, यह समझना जरूरी है। असल में गिलानी की मौत के बाद पाकिस्तान ने अफवाह फैलाई कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनकी फैमिली को सुपुर्द खाक करने की रस्म अदा करने नहीं दी, नमाज जनाजा नहीं पढ़ने दिया, परिवार जहां उनकी लाश को दफनाना चाहता था दफनाने नहीं दिया, नाते रिश्तेदारों को तो छोड़िए परिवार वालों को भी कब्रिस्तान तक जाने नहीं दिया, रात के अंधेरे में लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस तरह की तमाम बातें पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई और फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को यह इनपुट मिला कि कुछ लोग हैदरपुरा के कब्रिस्तान से सैयद अली शाह गिलानी की कब्र को खोदकर लाश को निकालने की कोशिश कर सकते हैं, गिलानी को ईदगाह कब्रिस्तान में दफनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने अलर्टनेस बढ़ा दी, सावधान हो गई और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज वो सारी तस्वीरें जारी कर दी जिससे पाकिस्तान का झूठ साबित हो गया। पुलिस के मुताबिक 1 सितंबर को सैयद अली शाह गिलानी की मौत की खबर मिलने के बाद रात में ही कश्मीर रेंज के आईजी विजय कुमार ने गिलानी के घर जाकर दोनों बेटों से मुलाकात की, गिलानी की मौत पर अपना दुख व्यक्त किया, संवेदना जाहिर की और लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर जल्दी से जल्दी उनका अंतिम संस्कार करने की रिक्वेस्ट की। गिलानी के दोनों बेटों ने कहा कि वो नाते रिश्तेदारों की राह देख रहे हैं, 2 घंटे में सारी रस्में पूरी हो जाएंगी। पुलिस ने परिवार की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन कुछ ही देर के बाद जब परिवार वाले और नाते रिश्तेदार जुट गए तो गिलानी के बेटों का रुख अचानक बदल गया। पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देश पर गिलानी के बेटों ने उनके शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा और पाकिस्तान के सपोर्ट में नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि इसके बाद भी पुलिस ने संयम बरता, लोगों को नारेबाजी से रोका और इस्लामिक रीति रिवाजों के मुताबिक अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी करने का पूरा मौका दिया। इसके बाद पूरी इज्जत के साथ दर्जनों लोगों की मौजूदगी में सैयद अली शाह गिलानी को हैदरपुरा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान कब्रिस्तान में इंतजामिया कमेटी के लोग और लोकल इमाम भी मौजूद थे। लेकिन पुलिस ने गिलानी के शव को पाकिस्तान के झंडे से ढकने से मना किया तो उनके बेटे पुलिस से उलझ गए और अपने ही पिता के जनाजे में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि अगले दिन सुबह यानी 2 सितंबर को सुबह 11 बजे दोनों बेटों ने अपने पिता की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ा। अब पाकिस्तान सैयद अली शाह गिलानी की मैयत को मुद्दा बनाकर माहौल खराब करना चाहता है। पता तो यह भी लगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लौटे अपने 200 से ज्यादा आतंकवादियों को अब मिशन कश्मीर पर लगा दिया है। कश्मीर में बचे अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट कर दिया है, इसलिए हमारी एजेंसियां अलर्ट थी। कश्मीर के कुछ हिस्से में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज पर रोक लगी थी, लेकिन चिंता की बात थी कि पाकिस्तान के मंसूबों को देखने समझने के बाद भी हमारे यहां के नेता पाकिस्तान जैसी भाषा बोल रहे हैं। कश्मीर की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर परिवार वालों ने गिलानी की डेड बॉडी को अगर पाकिस्तान के झंडे में लपेटा तो कौन सा गुनाह कर दिया। अगर गिलानी के जनाजे के सामने उनके नाते रिश्तेदारों ने पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए तो यह कौन सी बड़ी बात है। महबूबा ने उल्टा भारत सरकार पर, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और इसके बाद महबूबा ने एग्जैक्टली वही बात कही जो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि गिलानी के परिवार को आखिरी रस्म ठीक से अदा नहीं करने दी गई।
घर वालों के जो आखिरी रसूमात होते हैं उनका हक होता है कि वो अपने जो रसूमात है अपनी मर्जी के मुताबिक अपने मिजाज के मुताबिक करें, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया, बल्कि उल्टा उनके घर वालों के ऊपर एक तो मैंने सुना है बहुत हाथापाई की है वहाँ पर, जो उनकी औरतें हैं उनके साथ भी ठीक सलूक नहीं किया है, और उसके अलावा उन्हीं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई FIR दर्ज किए गए। वीडियोस जो गिलानी साहब के घर से मिले उसमें पाकिस्तानी फ्लैग और पाकिस्तानी स्लोगन्स थे। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर एक एक्स चीफ मिनिस्टर थे, जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने कहा मुझे पर्टिकुलर पार्टी का झंडा मेरे ऊपर डाला जाए, उन्होंने उसको नेशनल फ्लैग की बात नहीं की। तो मैं समझती हूँ ये बहुत छोटी बातें होती हैं, ये मुल्क बहुत बड़ा है, दिस इज़ अ ह्यूज कंट्री, दिस इज़ अ ग्रेट कंट्री, और इस कंट्री में जमहूरी निज़ाम में इतनी अकोमोडेशन होनी चाहिए, इतना दिल वसी होना चाहिए कि आप मरने के बाद किसी की आखिरी ख्वाहिश के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करो, इस तरह उसकी आखिरी ख्वाहिश के साथ, मतलब एक मैयत से आप इतना डर जाते हैं। ऐसी बातें सुनने के बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने सईद अली शाह गिलानी के अंतिम संस्कार का पूरा वीडियो जारी किया, जो मैंने आपको दिखाया। लेकिन महबूबा मुफ्ती और उनके साथ वाले लोग इस वीडियो पर भी यकीन नहीं करेंगे। इसीलिए आज महबूब ने ट्विटर पर लिखा कि भारत सरकार को अफगानिस्तान के नागरिकों के अधिकारों की फिक्र है, लेकिन अपने यहां कश्मीर में ही अपने लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती अपनी सियासत हिसाब से बात कर रही हैं, बयान दे रही हैं, लेकिन अच्छी बात है कि कश्मीर की आम जनता, वहां के लोग हकीकत को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अब बोलते भी हैं। आज हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने कुछ लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि गिलानी की मौत के बहाने कुछ लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि गिलानी के अंतिम संस्कार को लेकर जो अफवाहें फैलाई गई थी उसकी सच्चाई लोगों को पता चल गई है। जो उसका दफनाने का सिलसिला है और उसके ऊपर पाकिस्तानी परचम डालने का जहां तक बात हो रही है, जो हमने वीडियो भी देखा, पहली बात यह है कि इसमें कुछ जो मिसकंट्स है कश्मीर में वो इन हालातों को ख़राब करने के लिए तुले हुए हैं। जहां तक उसको दफनाने की बात है, पूरे तरीके से इंतज़ामिया वहां थी, गवर्नमेंट फोर्स था वहां पर, IG साहब था वहां पर, और अच्छी तरीके से जैसे मुसलमान को दफन करते हैं तो अच्छी तरीके से उसको भी दफन किया, इंतज़ामिया कमेटी थी वहाँ। तो अब वो चाहते थे, उसके जो रिलेटिव थे, उसके जो बेटे थे, वो चाहते थे कि हम इसको जुलूस की सूरत में ईदगाह तक ले जाना चाहते थे, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि वो चाहते थे कि यहाँ पर फिर से वही 2008 वाला माहौल, 2016 वाला माहौल फिर से पैदा हो, यहाँ की जो प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, वो जले, यहाँ के जो नौजवान है वो मरे, लेकिन गवर्नमेंट ने वो करने नहीं दिया। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद और अब वहां नई सरकार बनने के बाद पाकिस्तान की हिम्मत बहुत बड़ी है। ISI अब कश्मीर में फिर से एग्रेसिव हो गई है। सैयद अली शाह गिलानी के सवाल पर माहौल खराब करने की कोशिश इसी का एक एग्जाम्पल है। हमारी इंटेलिजेंस को जानकारी मिली है कि ISI ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भेजने और एक्टिव करने का काम तेज कर दिया है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन ISI की शय पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसलिए अब सिक्योरिटी एजेंसीज फुल अलर्ट पर हैं। दहशतगर्दों पर नजर रखने के साथ साथ अब सरकार कश्मीर में उन लोगों को फिर से बसाने की कोशिश कर रही है जिन कश्मीरी पंडितों को, जिन सिख भाइयों को दहशतगर्दी के कारण, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के कारण अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपना घर, अपनी मिट्टी से महरूम होना पड़ा था। अब वो लोग अपनी जड़ों तक फिर से लौट पाएंगे। आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर से जुदा हो गए कश्मीरी लोगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए कश्मीरी पंडितों समेत सभी प्रवासी अपनी उन प्रॉपर्टीज के सबूत सरकार को दे सकेंगे जिसे वो दहशतगर्दी के कारण छोड़कर भाग गए थे। सरकार इन संपत्तियों का सर्वे करवाएगी और असली मालिकों को उनकी प्रॉपर्टी फिर से लौटाएगी। मुझे लगता है यह अच्छा काम है। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। आज हरियाणा के करनाल में किसानों की महापंचायत में कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ। पुलिस ने संयम बरता और किसानों ने भी पुलिस के साथ ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की।
लेकिन जब प्रशासन से बातचीत फेल हो गई तो किसान करनाल में मिनी सेक्रेटरीट को घेर कर बैठ गए। अब भी सैकड़ों किसान वहां बैठे हैं। हालत तनावपूर्ण है, टेंशन है। असल में 28 अगस्त को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने आज महापंचायत बुलाई थी, सेक्रेटरीट को घेरने का ऐलान किया था। किसानों की मांग थी कि लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम को बर्खास्त किया जाए, किसानों के खिलाफ 10 मुकदमे वापस लिए जाएं। सरकार ने भारी पुलिस फोर्स तैनात की हुई थी, लेकिन किसी तरह की ताकत का, फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। किसान नेताओं से बात की, हालांकि इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद किसानों ने मिनी सेक्रेटरीट के घेराव का ऐलान कर दिया और हजारों किसान करनाल की अनाज मंडी से मिनी सचिवालय की तरफ चलती है। प्रशासन ने सचिवालय की तरफ जाने वाली सड़कों और रास्तों पर बैरिकेड लगाए, बड़े बड़े ट्रकों को खड़ा करके मेन रोड ब्लॉक कर दिया। लेकिन इसके बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल, राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और योगेंद्र यादव के साथ किसान मिनी सचिवालय पहुंच गए। राकेश टिकैत ने कहा कि अब किसानों ने घेरा डाल दिया है, अब उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत की कोई जल्दी नहीं है। अब सरकार इत्मीनान से विचार करे और जब फैसला कर ले तो किसानों से बात करे। किसान तब तक सचिवालय को घेर कर बैठे रहेंगे। बातचीत तो विफल रही। अब यहाँ बैठ के हो जाएगी, एक आध दिन में बातचीत हो जाएगी। कोई अभी तो आराम करेंगे, यहाँ पे आए हैं, रात को रुकेंगे, आराम करेंगे, कल बातचीत हो जाएगी, फिर हो जाएगी, 1-2 दिन में हो जाएगी, 10 दिन में हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी। सरकार की तरफ से क्या कहा गया? 3 घंटे हो गए, बातचीत 3 घंटे चली, क्या कहा गया? सरकार तो ये कह रही कि हम जांच करेंगे इसकी और जब मुकदमा दर्ज करेंगे वो करेंगे, ये कहा उन्होंने। और आपकी तरफ से क्या मांगा है? हमने कहा पे मुकदमा दर्ज कर दो, उसको सस्पेंड कर दो, जांच करते रहियो, जांच में वो बहाल हो ही जाएगा, मुकदमा भी उसका खत्म हो जाएगा। कैसे आपको? अरे अच्छा, सरकार उसकी वकील है तो होने का नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है कि वो लग रहा है। बहुत सारे बैरिकेड लगाए थे, उसके बावजूद किसान यहाँ पहुँचने में कामयाब रहे। किस तरह से इसको देखते हैं? क्या किसानों को पर वो शक्ति नहीं दिखाई देगी? सरकार कुछ नरम पड़ी है? हाँ, सरकार ने पानी पुनी सा छिड़का कुछ यहाँ पे, और तो नहीं मिली सरकार कहीं। मोर्चे के लोगों का यही डिसीजन है कि पक्का मोर्चा यहाँ पर लगाएंगे। अब 9 महीने वहाँ पे हो गए, ये भी तो उनका ताऊ चाचा का लड़का है, कट्टर, ये क्या मान जगह। आज इंडिया टीवी के कई संवाददाता पूरी टीम के साथ सुबह से करनाल में तैनात थे। पवन नारा, कुमार सोनू और पुनीत परिंजा ने करनाल के अलग अलग इलाकों से दिन भर हर पल की अपडेट भेजी। पवन नारा ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी से भी बात की। चढ़ूनी ने कहा अगर सरकार किसानों की बात पहले मान लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। चढ़ूनी ने कहा कि सरकार को किसानों की बात तो माननी ही पड़ेगी, चाहे आज माने या फिर कुछ दिन बाद। सरकार 100 जुत्ते भी खाएगी, 100 गड्ढे भी खाएगी, ये सारी बात भी मानेंगे और ये घेराव भी करवा लिया। अच्छा था अगर ये पहले ही पर्चा दर्ज कर दें, पहले ही हमारी बातें मान ले। हमारी कोई बात गलत थोड़ा ही थी, हमारी तो वाजिब बात थी, कोई गलत थोड़ा ही थी हमारी। और जो वाजिब भी ना माने तो जनता कभी जो है वो जब भड़कती है ना तो किसी से इतनी आसानी से काबू नहीं आती। लोगों का क्रोश था, इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हैं और उसके बावजूद सरकार नहीं सुन रही है, उसका नतीजा है आज गेट पे पहुंच गए हैं। 3 घंटे बातचीत चली, क्या आपकी तरफ से बातें रखी गई और सरकार की तरफ से क्या जवाब मिला? हमारी तरफ से जो हमने 3 मांगे रखी थी वही थी कि भी पर्चा दर्ज करना और गाड़ियों का और घायलों को मुआवजा देना, जिसकी डेथ हुई है उसका जो है मुआवजा और नौकरी देना। हालांकि सरकार ने आज ही संकेत दे दिया था कि अगर किसान हंगामा नहीं करेंगे तो प्रशासन भी किसानों के साथ किसी तरह की सख्ती नहीं करेगा। आज सुबह ही हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट का हक सबको है, इससे सरकार को प्रदर्शन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हिंसा हुई, हालात खराब हुए तो प्रशासन हालात के हिसाब से कदम उठाएगा। जब कोई ऐसी संभावित लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में समस्या आने वाले जो विषय होता है उस समय एडमिनिस्ट्रेशन अपने उनके जो सेट नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अपनी प्रिकॉशंस लेते हैं। और अगर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इस प्रकार का प्रिकॉशनरी मेजर लिया है तो ये निर्णय प्रशासन का होता है और प्रशासन सारी स्थितियों को संभालने के लिए इस प्रकार के सारे काम करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं।
खट्टर ने ठीक बात कही, वो संभल कर बोले, लेकिन उन्होंने जो नहीं कहा वो सारी सियासी बातें हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कह दी। ये तो सबको पता है कि हरियाणा में किसानों के आंदोलन को गुरनाम सिंह चढ़ूनी लीड कर रहे हैं। जेपी दलाल ने चढ़ूनी पर बड़ा आरोप लगाया, कहा कि चढ़ूनी ने कांग्रेस से सुपारी ली है, वो हरियाणा में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। इस वक्त हरियाणा में किसी भी तरह का आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं है। 3 कृषि कानून हैं, वो केंद्र के हैं, जो कि स्थगित हैं, वो लागू भी नहीं है। हर रोज जो ये सड़कें जाम करते हो, अव्यवस्था फैलाते हो, ये अच्छा नहीं है आम आदमी के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये हमारे कोई व्यापारी भाई हैं, चढ़ूनी भाई हैं, इन्होंने सुपारी ले रखी है कांग्रेस से कि वो हरियाणा में अव्यवस्था बनाए रखेंगे, और जब तक उनको तसल्ली नहीं होगी, जब तक जान माल नहीं चली जाती कुछ भोले भाले किसान की, और तब तक वो कुछ न कुछ कार्यक्रम इस तरह के करते ही रहेंगे। मुझे लगता है अगर किसान नेता सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं तो लोकतंत्र में ये उनका अधिकार है। धरना देना, प्रदर्शन करना, बयान देना, भाषण देना, नारे लगाना, ये सब उनका हक है। बस किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, दंगा नहीं होना चाहिए। आज हरियाणा पुलिस के आईजी ने जब यह कहा कि किसानों के बीच बहुत सारे लोग लाठियां और धारदार हथियार लेकर आए हैं, तो चिंता हुई। किसान नेताओं को यह इंश्योर करना होगा कि उनके बीच ऐसे एलिमेंट्स न घुस जाएं जो तोड़फोड़ करें, मारपीट का सहारा लें, दंगा करें। इससे आंदोलन भी बदनाम होगा और किसानों का भी नुकसान होगा। हालांकि ये बात सही है कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों के धरने को 9 महीने से ज्यादा हो गए। कांग्रेस ने उनका खुला सपोर्ट किया है। दूसरी कई पार्टियों के नेता भी पूरी तरह उनके बीच में एक्टिव हैं। इसके बाद भी किसान नेताओं को यह लगता है कि उनके आंदोलन की धार कम होती जा रही है। अब सरकार पर पहले जैसा प्रेशर नहीं रहा, इसलिए उन्होंने दबाव बढ़ाने के तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आज करनाल में जो हुआ वो भी सरकार पर प्रेशर बढ़ाने का एक तरीका है। उत्तर प्रदेश में 6-7 महीने में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए कल यूपी में महापंचायत हुई थी। बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील की गई थी, बीजेपी को हराने की अपील की गई थी, और किसानों के इस रुख का सियासी असर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। आज मायावती और असदुद्दीन ओवैसी ने किसानों का पूरा सपोर्ट किया। मायावती और ओवैसी की बात मैं आपको सुनवाऊंगा एक ब्रेक के बाद। आज मायावती ने 2022 के यूपी चुनाव के लिए मिशन यूपी की शुरुआत की। आज लखनऊ में बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन का समापन समारोह था। पूरे उत्तर प्रदेश से ब्राह्मणों को लखनऊ में बीएसपी के दफ्तर में बुलाया गया था। मायावती मंच पर पहुंची तो शंख बजे, घंटे घड़ियाल बजे, हर हर महादेव के नारे लगे। मायावती को शंख, त्रिशूल और गणेश जी की मूर्तियां भेंट की गई। 14 साल बाद बीएसपी के कार्यक्रम में फिर से नारा लगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इसके बाद मायावती ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो 2-3 काम वो जरूर करेंगी। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का सम्मान होगा, सरकार में उनको जगह मिलेगी। मायावती ने कहा कि अगर दलित और ब्राह्मण साथ आ गए तो 15 साल पुराना इतिहास दोहराने से कोई नहीं रोक पाएगा। सपा की सरकार रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, लेकिन इन सभी सरकारों की रही जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण यहाँ सर्व समाज में से ब्राह्मण समाज के लोगों का भी हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण एवं उत्पीड़न आदि हुआ है। ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मायावती को यह बात भी समझ में आई कि पिछले कार्यकाल में मूर्तियों और पार्कों के निर्माण को लेकर वो लोगों के निशाने पर रही थी, लोग इस बात से नाराज थे। आज उन्होंने कहा उन्होंने जितनी मूर्तियां लगवानी थी लगवा दी, अब उनका पूरा फोकस यूपी के डेवलपमेंट पर रहेगा।
ऐसे जो संत गुरु और महापुरुष हुए जिन्होंने इस देश में समतामूलक समाज व्यवस्था बनाने की कोशिश की, मैंने अपनी चारों बार की रही सरकारों में उनके आदर सम्मान में जो जरूरी थे वो हमने स्मारक, संग्रहालय, पार्क व मूर्तियां आदि स्थापित की। और जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली चारों रही सरकारों में पूरा कर दिया उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया, फिर से हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया। 5वीं बार जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी। मायावती ने आज मुसलमानों से भी कहा कि वो बीजेपी के विरोध का दिखावा करने वाली पार्टियों से सावधान रहें। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इन सब ने मौका मिलने पर मुसलमानों को धोखा दिया है, इसलिए वो इनके चक्कर में ना पड़े। और इसके बाद मायावती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का जिक्र किया। कहा कि बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों से प्रेम का सिर्फ दिखावा करते हैं। अगर आरएसएस को मुसलमानों से हमदर्दी होती तो मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार न करती, मुसलमानों को डराया न जाता। आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं, लेकिन इस बारे में मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी यहाँ हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सौतेला रवैया क्यों अपना रही है? ये भी सोचने की बात है। सपा व कांग्रेस पार्टी भी कोई कम नहीं है। खासकर पश्चिमी यूपी का मेरठ मलियाना कांड व मुजफ्फरनगर कांड को यहाँ के मुस्लिम लोगों को जल्दी से भूलना नहीं चाहिए। ये भी मेरी उनसे खास अपील है। दलित और ब्राह्मणों के वोट बैंक का कॉम्बिनेशन मायावती का टेस्टेड फॉर्मूला है, इसलिए वो एक बार फिर से इस फॉर्मूले को आजमाना चाहती हैं। लेकिन मायावती ये भी जानती है कि ब्राह्मणों को लुभाने के चक्कर में वो मुसलमानों की अनदेखी नहीं कर सकती, इसलिए आज उन्होंने मुसलमानों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पुराने कारनामे याद दिलाए और ये बताया कि वो दूसरों के चक्कर में ना पड़े। मायावती का इशारा ओवैसी की तरफ था। मायावती ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता रही हैं और ओवैसी की बात आज इसलिए हुई क्योंकि वो आज उत्तर प्रदेश में थे। ओवैसी लखनऊ में थे। वहां उन्होंने जेल में बंद बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को अपनी पार्टी ज्वाइन कराई। चर्चा यह है कि एमआईएम शाइस्ता परवीन को प्रयागराज पश्चिम सीट से उम्मीदवार बनाएगी। प्रयागराज जेल में बंद अतीक अहमद प्रयागराज पश्चिम से 5 बार लगातार विधायक चुने जा चुके हैं। 2004 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर की लोकसभा सीट से भी चुनाव जीते थे। एक वक्त था जब अतीक अहमद का प्रयागराज में अच्छा होल्ड था। अतीक के इसी रुतबे का फायदा ओवैसी उठाना चाहते हैं। अतीक की वाइफ को पार्टी में शामिल करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर तीखा हमला किया। ओवैसी ने कहा कि योगी सरकार नाम देखकर मुकदमे दर्ज कराती है। योगी ने अपना केस वापस ले लिया, बीजेपी के कई नेताओं के केस वापस ले लिए, लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को बाहुबली कहा जाता है, उन पर केस किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 37% जो बीजेपी के एमएलएज हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। बीजेपी में जो 116 एमपी हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। जो एडीआर की रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि बीजेपी हैज मोस्ट नंबर ऑफ एमपीज एंड एमएलएज विद केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट को जो एमिकस क्यूरी ने रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 77 केसेस जो मुजफ्फरनगर राइट के थे उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने विड्रॉ किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ एक केस को विड्रॉ कर लिया। इससे बात साफ जाहिर हो गई कि जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो
लोकप्रिय नेता होगा और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने सबको टेस्ट कर लिया, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी सबको परख लिया, सबने मुसलमानों को धोखा दिया। अब मुसलमानों को एक बार उन पर यकीन करना चाहिए। हम ये बात कर रहे हैं लीडरशिप की, हिस्सेदारी की, तो जाहिर है इनको तकलीफ होगी और ये जनता देख रही है कि कैसे हर समाज को उनका हिस्सा मिल रहा है। जब बात मुस्लिम्स की आती है और मुसलमानों में ओबीसी मुसलमान की बात आती है तो सब कहते हैं नहीं नहीं, इससे कम्युनलिज्म बढ़ेगा। कम्युनलिज्म बढ़ रहा है, बीजेपी जीत रही है, तो अखिलेश यादव और एसपी और बीएसपी ने मिलकर अलायंस किया था, तब भी बीजेपी जीत गई। इसका जिम्मेदार कौन है फिर? मैं हूं, ये मेरी पार्टी है। मुसलमान ने तो आपको झोली भर भर कर वोट दिया, फिर कहां गया वोट? क्यों नहीं जीत पाए? 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? लखनऊ के बाद ओवैसी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में ओवैसी ने कैसे हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश की, वोटों को पोलराइज करने की कोशिश की, यह मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। आज असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या की पब्लिक मीटिंग में जो कुछ कहा वो सुनने लायक है। अपने इलेक्शन को कैंपेन शुरू करने के लिए उन्होंने अयोध्या का सिलेक्शन किया, ये सोच समझकर किया था, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर को मुद्दा बना रही है। ओवैसी ने यहीं खड़े होकर बीजेपी पर हिंदू और मुसलमान के बीच दूरियां बढ़ाने का आरोप लगाया। वैसे तो ओवैसी हमेशा यह दावा करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला किया सो किया, लेकिन वो हमेशा कहेंगे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। लेकिन आज ओवैसी ने इस बात का जिक्र नहीं किया। उन्होंने अयोध्या में अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल की बात की। अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है और ओवैसी भी भारत में है। अब फैजाबाद की तारीख इनको नहीं मालूम। फैजाबाद की जेल में क्या अशफाकुल्ला को फांसी नहीं दी गई थी? क्या फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्ला को जब फांसी दी जा रही थी तो क्या अशफाकुल्ला जब फांसी के फंदे पर जा रहा था तो उसकी जबान पर कुरान की आयतें थी? क्या अशफाकुल्ला ने जब फांसी का फंदा लेकर उसको चूमा और अपने गले में डाला तो पूछने वाले ने पूछा कि बता मरने वाले, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो अशफाकुल्ला ने क्या ये नहीं कहा कि ला के रख दे खाके वतन मेरे कफन में? ये मोहब्बत के मजाज अशफाकुल्ला ने अशफाकुल्ला ने ख्वाब देखा था कि मुल्क जब आजाद होगा तो यहां पर सबको उनका हिस्सा मिलेगा। अशफाकुल्ला ने ख्वाब देखा था कि मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा, 27 साल की उम्र में अपनी जवानी को इस मुल्क पर कुर्बान कर दूंगा, मगर आने वाले नौजवानों का मुस्तकबिल खराब नहीं होगा। नौजवानों, रुदली के गयूर नौजवानों, उत्तर प्रदेश के मेरे गयूर नौजवानों, तुमको अशफाकुल्ला के ख्वाबों को पूरा करना है। तुमको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरह उस मोहब्बत की निशानियों को बताना है, और मोहब्बत होगी तो गुलामी नहीं होगी, हिस्सेदारी की मोहब्बत होगी। और तुमको आपको बताने आया हूं कि अपने दिलों में इनकलाब पैदा करो, अपने दिलों में तब्दीली पैदा करो। अगर जिंदा हो तो जिंदा कौम की मिसाल बनो, अगर जिंदा हो तो हरकत करो, अगर जिंदा हो तो अपनी पार्टी का वोट दो, अगर जिंदा हो तो तोड़ दो ये तमाम गुलामी की कैदियों की जंजीरों को, जो 60 साल से तुमको डरा डरा कर तुम्हारा वोट हासिल करके हमको बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर। आपने देखा ओवैसी बड़े जबरदस्त ओरेटर हैं और बात पते की कहते हैं और बात कहने का उनका अपना अलग अंदाज है। इसीलिए यूपी में ओवैसी की मौजूदगी से जितना परेशान बीजेपी है, उससे ज्यादा मुश्किल में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस है।
और इन पार्टियों की दिक्कत यह है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में उन नेताओं को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं जिनका उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में अच्छा खासा असर है। मुस्लिम वोटों को अपने साथ लेने में ओवैसी जितना कामयाब होंगे ये तो नहीं कहा जा सकता वो कितने वोट ले पाएंगे, लेकिन वो जितना कामयाब होंगे उतना दूसरी पार्टियों को नुकसान करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। मैंने आपको तालिबान की नई सरकार के बारे में बताया था। नई सरकार में किस आतंकवादी को क्या पोर्टफोलियो मिला, तालिबान के नए मंत्रियों के बैकग्राउंड के बारे में कुछ ताजा डिटेल्स आई हैं और ये डिटेल्स जानने के लिए चलते हैं सौरभ शर्मा के पास। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।